हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाम। जॉर्ज पंचम नाम से ही पता चल रहा होगा किसी अंग्रेज अधिकारी का नाम है। और ये बात उस समय की है जब भारत को अंग्रेजों की दास्ता से स्वतंत्रता मिली थी। तब अंग्रेज जब भारत से गए, हमारे जो देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों के प्रति बहुत आक्रोश था। और इसी दौरान जब दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, मूर्ति को लाट भी कहते हैं बेटा, जगह जगह लाट नाम आएगा। तो जो हमारे देशभक्त हैं, अंग्रेजों से आक्रोशित थे, उन्होंने जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक तोड़ दी। और नाक, जैसा कि आपको पता है, सम्मान का प्रतीक है। इस पाठ में आप देखेंगे जो हमारी वर्तमान राजनीति है, हमारे देश के रखवाले हैं, जो हमारे देश के उच्च पदासीन अधिकारी हैं, उन पर व्यंग्य किया गया है कि वह किस तरह अंग्रेजों की चापलूसी करने के लिए, उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अपनी नाक कटाने को तैयार हो जाते हैं। दैट मीन्स अपना सम्मान गिरवी रखने को तैयार हो जाते हैं। तो सचमुच यह चैप्टर वर्तमान राजनीति की पोल खोल देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक टूट जाती है और जब रानी एलिजाबेथ भारत भ्रमण के लिए आती है, भारत दौरे के लिए आती है। अब आपको पता होगा कि एक देश के नेता, मंत्री दूसरे देश में भ्रमण के लिए क्यों जाते हैं, यात्रा के लिए क्यों जाते हैं, ताकि दोनों देशों के मध्य आपसी संबंध अच्छे हों, व्यावसायिक संबंध बन सके। इसी दौरान जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जब भारत आ रही है, भारत भ्रमण के लिए आ रही है, तो उससे पहले बहुत तैयारियां शुरू हो जाती है। दिल्ली को नई दुल्हन की तरह सजाया जाता है, पुरानी इमारतों को नाज़नीनों की तरह तराशा जाता है, सजाया जाता है, सड़कों को जवान बना दिया जाता है, पेड़ पौधों की रख रखाव किए जाते हैं। इस तरह से बहुत उन्होंने कोशिश की कि दिल्ली को सजाया जाए, संवारा जाए। किंतु जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जो नाक नहीं है, उसका क्या किया जाए। यही सबसे बड़ी उलझन है इस पाठ की। और आप देखेंगे इस पाठ के अंत में किस प्रकार हमारे उच्च पदासीन अधिकारी, देश के रखवाले जो कि दिल्ली में बैठते हैं, उन्होंने रानी एलिजाबेथ को प्रसन्न करने के लिए जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए मूर्तिकार को जिंदा नाक लगाने की परमिशन दे दी। और ये सारा कार्य सामने नहीं हुआ, छिप कर हुआ, क्योंकि अगर जनता को ये पता चल जाता तो आफत आ जाती। नाउ लेट्स सी, वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर 2 फ्रॉम कृतिका बुक, जॉर्ज पंचम की नाक। और कमलेश्वर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में ये पाठ लिखा है। हम देखेंगे यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के, दैट मीन्स पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान था। अब दर्जी क्यों परेशान था? क्योंकि जब भी ऐसे मंत्री जो उच्च पदासीन अधिकारी हैं किसी देश के भ्रमण के लिए जाते हैं तो उनका वेशभूषा अलग अलग होती है, एक ही कपड़ा काम नहीं लेते हैं, एक ही डिज़ाइन का कपड़ा नहीं होना चाहिए। दर्जी की यही परेशानी थी। अब देखेंगे हम, रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। तो 3 देशों का दौरा वह कर रही थी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। ऐसा क्यों? ताकि सुरक्षा व्यवस्था को देख पाए। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफों की जांच फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की खबरें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था
गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा था। ये राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी दिल्ली। जो रानी पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी उनके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुँह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। एज यू नो, नई दिल्ली को सजाया संवारा गया। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो रही थी, सड़कों की मरम्मत की जा रही थी। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। कई सालों से जिसकी मरम्मत नहीं हुई आज हो रही थी। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया, दुल्हनों की तरह श्रृंगार किया जा रहा था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं था। दैट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज क्वेश्चन। नाक सम्मान का प्रतीक है और दिल्ली में सब कुछ था। सिर्फ दिल्ली इसलिए कहा है क्योंकि हमारा देश का सारा शासन दिल्ली से चलता है, और हम अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आज भी हम उनकी दास्ता के शिकार हैं। इसीलिए हमारे उच्च पदासीन मंत्री, जो हमारे देश के सर्वे सर्वा हैं, देश के रक्षक हैं, वह ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को प्रसन्न करने के लिए जिंदा नाक लगाने को तैयार हो गए। उनकी मानसिक दास्ता को यह दर्शाता है। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ सम्मान नहीं था। यह सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों के लिए कहा गया है। आगे हम देखेंगे, इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे। अब ये बात उस समय की जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। ऐसा तो आज हम देख सकते हैं, मंत्री लोग ऐसा ही करते हैं। जिस पार्टी से उन्हें पोस्ट मिल सकती है, पद मिल सकता है, विभाग मिल सकता है, वह अपनी पार्टी चेंज करके उसमें चले जाते हैं। ये आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हो रहा था। गुरिल्ला युद्ध, छापामारी युद्ध। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली, मार्क करेंगे बेटा, ये मूर्ति कहाँ लगी थी जॉर्ज पंचम की? इंडिया गेट के सामने वाली। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। किसी देशभक्त जो सिर फिरा होगा, देशभक्ति का जुनून उसके सर पर चढ़कर बोलने लगा होगा, इसीलिए उसने एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्ति की नाक काट दी, तोड़ दी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक गायब हो गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। अचानक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों, देश के रखवालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। बताया गया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है, क्या किया जाए? अगर रानी ने ये देख लिया तो बहुत नाराज़ होगी। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी।